Yes. So let us see the next concept in this chapter, which we have discussed last time. तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, बराबर। तो उसमें हमने एक बात देखी थी कि एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना होता है। सो बेसिकली वी हैव टू कंसीडर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, बराबर। सो देखो अभी ठीक से, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमने देखा था कि ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ठीक से, तो जो बताया था कि whenever the vehicles start at the same time, the vehicle which has a greater acceleration always leads the other vehicles, and this is the concept of acceleration. So acceleration has to do something with how fast the speed of the particle changes basically। तो कोई भी पार्टिकल का जो स्पीड है वो कितना जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो वो मेजर करने वाला जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन कहलाता है, याद रखो ठीक से। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा कि, अच्छा तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि अगर मान लो एक व्हीकल है, इस व्हीकल मतलब कुछ भी हो सकता है, सपोज चलो कार है या कोई भी एक फोर व्हीलर है सपोज, ठीक है। उसका स्पीड जो है वो है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, और वो बढ़ जाता है 80 मीटर पर सेकेंड तक इन सपोज 4 seconds, okay, 4 seconds, okay। And suppose there is aeroplane at the same time, okay। इमेजिन करो एक एरोप्लेन है ऊपर आसमान में उड़ता हुआ, ये सपोज एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन उड़ रहा है, उसका वेलोसिटी जो है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। सी हियर 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो उड़ रहा है, और उसका जो स्पीड है वो चेंज होता है और बनता है सपोज 240 मीटर पर सेकेंड इन सपोज सेम दैट इज 4 seconds। कैन यू टेल मी which one has greater acceleration and why, vehicle और aeroplane, कौन बताएगा? Yes, very good. Parth have given the correct answer, that is vehicle. Vehicle has the more amount of acceleration because see here, अच्छा अगर तुमको पूछा which of these two have great amount of speed, which of the two have great speed, स्पीड किसका ज्यादा है? एरोप्लेन, वेरी गुड। एरोप्लेन का स्पीड बहुत ज्यादा है, 200 मीटर पर सेकेंड इज नॉट अ जोक, इट्स वेरी वेरी हाई स्पीड, बट its speed changes only by 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड in
4 seconds. That means its speed is changing per second. तो इसका जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड में बढ़ गया ना. तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ा? तो कैन से दैट 10 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया उसका स्पीड का इंक्रीज होने का रेट. इसको हम बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो ठीक से, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो उसका यूनिट आता है वो इधर से ही आता है, बिकॉज इट इज मीटर पर सेकेंड, and that's why the aeroplane has a acceleration of 10 meter per second square. Okay, but if we talk about the vehicle, then we'll see the speed of the vehicle is very small, about 20 meter per second only. No, 20 meter per second, but this speed changes by 60 meter per second. तो देखो यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो चेंज कितना हुआ, 20 से 80 तक चेंज हो गया. मतलब कितना हुआ चेंज, 60 का चेंज हुआ. तो the speed changes by 60 meter per second in 4 seconds again. That means per second if we see 60 meter per second in 4 seconds, that means 15 meter per second per second. ये हो गया उसका rate of change of speed with respect to time, and that's why we can write it as 15 meter per second square, and this is going to be the acceleration of the vehicle. So see, which is greater than this one definitely. So here we can compare the accelerations and say that the acceleration is 10 meter per second square for the aeroplane, whereas it is 15 meter per second square for vehicle. How we have found out this acceleration? तो acceleration कैसे हमने निकाला, उसके लिए फॉर्मूला जो हमारे पास है v माइनस यू अपॉन टी. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है और एक ही डायरेक्शन में अगर बॉडी अगर मूव कर रहा है तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा. बट क्या है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा होता है. देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला गया है कि सपोज एक व्हीकल है, मान लो कि एक व्हीकल है तो और ये इस तरफ जा रहा है अभी फिलहाल, बट इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हम मान लेते हैं सपोज 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, अभी सपोज कि कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे टर्न होते 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 सपोज ऐसा बन गया, और यहाँ पे अभी भी वो सपोज 40 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर रहा है. मुझे बताओ the $1 million question is here that whether this motion of the vehicle is accelerated or not. Yes, answer this question fast. व्हीकल का जो स्पीड है वो जब वो यहाँ पे था तो उस समय 40 मीटर पर सेकेंड था, और जब ये व्हीकल यहाँ पे आता है तो उसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है इस तरफ. तो भी सवाल ये है कि व्हीकल का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है या एक्सेलरेटेड नहीं है. मतलब in other words we can say that is the velocity of the vehicle is constant or not. Velocity of the vehicle is constant or variable. Okay, most of students velocity will be constant. Yes, yes, कौन बोल रहा था? Okay, चलो ठीक है. Very good. Siona has given the answer that it is not constant. Okay, I would like to ask all of you once again, that just think about the direction and tell me whether the velocity is constant or variable.
ओके देखो, वैसे अगर रफली अगर सोचा जाए, रफली जब हम सोचते हैं, जस्ट हमारे जो इंट्यूशन यूज करके जब सोचते हैं, तो पता चलता है कि अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकेंड था। फिर अभी वेलोसिटी जो है वो अगर नंबर के हिसाब से अगर देखिए तो 40 और 40, यहाँ पे भी 40 वहां पे भी 40 है, तो नंबर में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। लेकिन ये किसको पता है, कितने लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इज सपोज टू बी चेंज्ड when either its magnitude changes or its direction changes. Just think about it. Velocity is a vector quantity, and the vector quantity is supposed to be changed when either its magnitude changes or its direction changes. That means अगर magnitude या direction इन दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज होता है तो भी हम क्या कहेंगे, तो वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी जो है 50 बन जाए या 60 बन जाए या 30 बन जाए तभी हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गया। नहीं, we can say that velocity has been changed even if its direction is changed, not the magnitude. यहाँ पे magnitude सिर्फ constant है ना, 40 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज टूवर्ड्स द ईस्ट, करेक्ट है, इसको ईस्टवर्ड बोलेंगे। और अगर वो डायरेक्शन उसका इस तरफ नीचे नीचे की तरफ हो गया तो इसका मतलब अभी इसका डायरेक्शन कौन सा है, साउथ है, करेक्ट है। तो ईस्ट ये डायरेक्शन और साउथ ये डायरेक्शन, क्या ये अलग नहीं है? अगर हम वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो एक वेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसा, मान लो कि एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया, ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया सपोज, ठीक है, इसको हमने बोल दिया ए बार, ओके। और दूसरा एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया ये ऐसा, देखो ठीक से, भले उसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, इसको हमने बोल दिया बी बार। कैन वी से दैट ए बार इज इक्वल टू बी बार? चेक, नॉट एट ऑल। हमने ये बेसिक कंसेप्ट वेक्टर में ही अगर ऑलरेडी देखा है कि ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये कभी इक्वल वेक्टर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स होने के लिए क्या जरूरी है, इक्वल वेक्टर सिर्फ वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, करेक्ट है। तो इसलिए है देखा जाता कि इक्वल वेक्टर सिर्फ उनको कहा जाता है जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं। और अगर समझो डायरेक्शन इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तभी भी उनको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं। तो वेक्टर्स इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल देम एज इक्वल वेक्टर्स। सो अभी इसका कंक्लूजन फिर क्या हुआ, अगर हम इन दोनों को इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं तो how can we say that the velocity is constant? How can we say that the velocity at this point here directed towards eastwards is same as the velocity at this point here which is directed towards south? So they are different velocities. Remember, their velocities are different. The velocity has been changed. ओके तो अभी मुझे चैट बॉक्स में सभी आंसर डालो फिर से एक बार कि इज द वेलोसिटी कांस्टेंट? नो, नॉट कांस्टेंट। यस, वेरी गुड। चलो अभी अभी चलो, अभी 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 इस ठीक है, अभी चैट बॉक्स बंद करो और अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। हमने अभी एक्सेप्ट किया कि वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड, ओके। वेलोसिटी इज नॉट अ वेरिएबल, वेलोसिटी इज चेंज्ड। अभी क्वेश्चन ये है बाय व्हाट अमाउंट? अभी इसका आंसर डालो चैट बॉक्स के अंदर। वापिस कंफ्यूज हो गए, बाय व्हाट अमाउंट द वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड, क्या कहेंगे? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? क्योंकि एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए हमको चेंज इन वेलोसिटी तो चाहिए, v माइनस यू अपॉन टी। अब ये मत डालो जीरो जीरो, जीरो कौन डाल रहा है? नहीं, कोई नहीं। चलो ठीक है, देखो चेंज इन वेलोसिटी
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इफ वी से दैट change in velocity is zero, then it's meaningless. Then that means the change in velocity is zero means velocity has not changed. That means velocity constant. फिर से तुम वही गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है? That is not the solution. So answer is, question is that the velocity has been changed. By what amount it has changed? What is the change in velocity? Delta v. How will you find out? यहाँ पे क्या लिखेंगे? Change in velocity के बदले क्या लिखेंगे? क्या 40 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं. या ये 40 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं. तो क्या लिखेंगे? 40 माइनस 40 लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तुमको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, देखो ठीक से. कौन कौन इसका आंसर करेक्ट बताएगा? चेक करो एक बार. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? We cannot say 40 minus 40, that is 0. If we say that the change in velocity is 0, that means we are agreeing that velocity has been constant. Velocity has not been changed. But that is not the correct answer. Already हमने अभी देखा कि velocity has been changed. The next question is that what is the change in velocity? How will you find out the change in velocity? Yes, anybody? अरे minus 40 Dhruv, Parth, how you are doing that? minus 40 मतलब minus 80? No. Zero. Veer is saying 0. That means Veer is accepting that the velocity is constant. That means the velocity has not been changed. Just thinks. Hello? Manjali? Okay. सोचा किसी ने? ठीक है, तो देखो ठीक से अभी यहाँ पे Atharv is close to the answer. Actually, he has asked that do we have to draw the vector from initial point to final point? No, not from initial point to final point. I will tell you. See here. देखो ठीक से, जैसा कि अभी हमने देखा कि क्वेश्चन में ये दिया था कि देखो the velocity, initial velocity is this way, correct है? तो initially the particle was moving this way, right? And after some time it has turned through this 90 degree and moving this way now. Okay, so just take these as a vectors. ये दोनों को vectors के तरह treat करो. इसको बोल दो v1 bar. Okay, ये सपोज हमारा एक वेक्टर बन गया, इसको हम बोल देंगे v1 बार. चलेगा? दिस इज योर v1 बार, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. ओके, अभी दूसरा जो वेक्टर है ये वाला, वो भी यहाँ पे कॉपी करो. चलो ठीक है, ये हो गया हमारा v2 बार. ओके,
v2 बार, यस दिस इज गोइंग टू बी v2 बार। अभी हमको करना क्या है, हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, करेक्ट है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v2 बार माइनस v1 बार, राइट है। तो अभी देखो चेंज का मतलब होता है v2 बार माइनस v1 बार। अभी v2 बार माइनस v1 बार को v2 बार प्लस माइनस v1 बार ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, चेक करो एक बार ठीक से। वेक्टर में ही हमने देखा था दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना माना क्या, दूसरे वाले वेक्टर का नेगेटिव पहले वाले वेक्टर के अंदर ऐड करने जैसा होता है। तो हम क्या करना है यहाँ पे हमको, तो माइनस v1 बार हमको ढूंढ के निकालना है। वेयर इज माइनस v1 बार, कैन यू सी हियर, v1 बार अगर ऐसा है तो माइनस v1 बार जो है वो ऐसा बनेगा। उसको सपोज हम चाहिए तो दूसरे कलर से एक्सप्रेस करते हैं, येलो कलर से एक्सप्रेस करते हैं, चलो चलेगा। ये देखो, तो ये जो माइनस v1 बार है वो हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा, ये देखो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी माइनस ऑफ v1 बार, समझा क्या ठीक से, माइनस v1 बार। एंड नाउ वी हैव टू जस्ट add these two vectors v2 bar and minus v1 bar, and that addition will actually be the subtraction of these two vectors v1 bar and v2 bar, yes। So we can say that this vector अभी यहाँ पे ये पैराग्राम हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप का, और इस पैराग्राम का जो डायगोनल बनता है तो वो डायगोनल एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, और ये रिजल्टेंट माना ही एक्चुअली क्या रहेगा, इसका डिफरेंस रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, किसका, v1 बार और v2 बार, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, समझा क्या ठीक से। सो दिस v2 बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हियर। सो अभी अगर यहाँ पे, अच्छा और एक टेक्निक है, तुमको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। अगर मान लो हमको ये निगेटिव वेक्टर नहीं ड्रॉ करना है तो भी हम कर सकते हैं, देखो कैसे, ये देखो सपोज हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये देखो ठीक से इधर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये जो वेक्टर बनता है इसको अगर मैं बोल देता हूं डेल्टा वी बार, ओके, कोई कुछ भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखो कि, अच्छा नहीं तो ऐसा करते हैं, उसका जो डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, ये हो गया उसका डायरेक्शन, ये देखो मतलब इधर से इधर तक ऐसा उसका डायरेक्शन है सपोज, ठीक है। तो अभी देखो इसको अगर हम बोल देते हैं डेल्टा वी बार, this is suppose delta v bar, okay। So can we say that this v1 bar plus delta v bar is going to be v2 bar according to triangle law, check, because see here if we use this vector, ये एक वेक्टर है और उसके अंदर अगर हमने ये वाला वेक्टर अगर ऐड किया तो क्या मिलेगा हमको, ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि v1 बार प्लस डेल्टा v बार is actually going to be v2 bar, correct है। so that delta v bar can be written to be equal to what, v2 bar minus v1 bar, and that is going to be the change in velocity vector। तो ये देखो ये v2 bar minus v1 bar कौन है, ये थर्ड वेक्टर जो इन दोनों के एंड पॉइंट्स कनेक्ट करके हमको मिलता है। तो देखो ठीक से, अभी अगर न्यूमेरिकली देखेंगे तो ये 40 है मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 40 है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ना वो, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड्स 40-40 है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो सामने वाला साइड होता है वो हर एक साइड के √2 टाइम्स होता है, ये बात पता है तुमको, देखो ठीक से, क्योंकि ये जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और वो भी आइसोसेलेस है तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो दोनों 45-45 होंगे, राइट। तो इसका मतलब वो 45-45-90 वाला ट्रायंगल हो गया। तो 45-45-90 वाले ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हर एक साइड का √2 टाइम्स होता है, और हर एक साइड हाइपोटेन्यूस के 1/√2 टाइम्स हुआ करता है। ये बात अगर याद करो तो इससे हमको क्या मिलता है, डेल्टा v इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v, ये हमको मिलता है v1 और v2 कोई भी, तो इसलिए फिर √2 टाइम्स ऑफ v मतलब क्या 40, करेक्ट है, जिसको हम लिख सकते हैं आराम से, दिस विल बी एक्चुअली 40 इंटू √2, समझा क्या ठीक से कैसे। सो डेल्टा v विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड 40 इंटू √2, देखो ठीक से। तो वैसे तो चेंज डायरेक्शन में हुआ है, लेकिन वो चेंज इन वेलोसिटी कितना मिल रहा है हमको
40√2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी. देखो ठीक से इधर. तो अभी हमने क्या किया, जैसे हमको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता था, फाइनल वेलोसिटी पता था, तो उससे हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया और उसके लिए हमने ये वेक्टर मेथड यूज किए. तो वेक्टर मेथड यूज करना जरूरी होता है जब हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ता है. तो ये बात अच्छी तरह से याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो अभी ठीक से. ठीक है. व्हाट इज द हाउ टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द डायरेक्शन इज चेंजिंग, यू हैव टू यूज द वेक्टर मेथड्स. चलो अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको कि अभी देखो, अगर चेंज इन वेलोसिटी तुमको निकालना है तो देखो, सपोज पहला जो वेलोसिटी है वो सपोज 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वाला जो वेलोसिटी है वो सपोज उसके साथ एक 30 डिग्री इतना एंगल बना रहा है. सपोज ये फाइनल वेलोसिटी है और उसका भी मैग्नीट्यूड 20 ही है. चलो सॉरी 60 डिग्री एंगल बना रहा है सपोज. ठीक है. तो ये दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है और इन दोनों के बीच में का हमको चेंज निकालना है. फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी. व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी हियर? What is the magnitude of change in velocity when the two velocities are inclined at an angle 60 degree with each other? ये v1 बार का मैग्नीट्यूड है, ये v2 बार का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों velocities 60 डिग्री पे inclined है. This is going to be actually the change in velocity, right? What will be the magnitude of change in velocity? Tell me fast. Yes, work it out fast. ओके चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ. देखो ठीक से यहाँ पे कि ये 20 मीटर पर सेकेंड है और ये 20 मीटर पर सेकेंड है, बराबर. तो अभी ये जो थर्ड साइड होगा, तो ये थर्ड साइड एक्चुअली इस ट्रायंगल का थर्ड साइड है, ये नहीं. और ये ट्रायंगल कौन से टाइप का है समझा क्या तुमको? ये देखो, इस दो साइड के बीच में एंगल 60 डिग्री है और इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन से टाइप का हो गया? वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया. देखो आइसोसेलेस तो वो वैसे भी था, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स के बीच में अगर 60 डिग्री एंगल होता है तो ये दोनों बाकी जो जो एंगल्स है वो भी तो 60-60 होंगे हर एक. तो इसलिए अगर 60-60 एंगल है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है वो भी उतना ही होगा जितने ये दोनों साइड्स दिख रहे हैं. तो तीनों साइड सेम होंगे मतलब, क्योंकि वो इक्विलैटरल एंगल बनेगा. और इसलिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा. बिल्कुल. देखो ठीक से, द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 meter per second, final velocity is 20 meter per second, and change in velocity is also 20 meter per second. See how strange this is. तो देखो यहाँ पे कि मतलब इसका ये मतलब भी होता है कि 20 मीटर पर सेकेंड के अंदर 20 मीटर पर सेकेंड का चेंज होने के बाद फिर से 20 मीटर पर सेकेंड ही बनता है. दिस इज पॉसिबल इन वेक्टर्स ओनली, रिमेंबर. तो यहाँ पे वेक्टर्स के अंदर ही ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज वैसे नंबर्स के अंदर तो ऐसा होता नहीं है कभी भी कि 20 के अंदर 20 का चेंज होके 20 बन जाए, कभी होता नहीं है. लेकिन वेक्टर्स के अंदर ऐसा पॉसिबल है क्योंकि वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन भी हमको कंसिडर करना पड़ता है. और ये तीनों वेक्टर्स जो हम देख रहे हैं क्लियरली कि यहाँ पे 60 डिग्री इंक्लाइंट है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंट है हमें हर एक के साथ. तो इसीलिए हम यहाँ पे पा रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल वेक्टर है, 20 मीटर पर सेकेंड ये फाइनल वेक्टर है, और इन दोनों के अंदर का जो चेंज इन वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड है. यस सर, will it be necessary to prove it an equilateral triangle? Yes, we can prove it easily that it's a equilateral triangle. See here, these two vectors are at 60 degree inclined. ये तो कंफर्म है. अभी ये जो पहला इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है. मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये तो क्लियर हो गया. तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वैसे भी है. और अभी अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उस ट्रायंगल के अंदर जो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो सिमिलर साइड्स होते हैं ना, इक्वल साइड्स, उनके अपोजिट के एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं. ये बात पता है तुमको? ये एंगल और ये एंगल, बेस एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे जरूर. अगर इसको हमने थीटा मान लिया और इसको भी अगर थीटा मान लिया सपोज, चलो,
तो क्योंकि ये दोनों सेम क्यों है समझा ठीक से, क्योंकि वो दोनों वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल है। तो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। ये बात हमको यूज करनी है, जिससे ये अगर थीटा मान लो तो ये भी थीटा ही हमको बोलना पड़ेगा। और जैसा कि हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे 60 प्लस थीटा will be equal to 180, and hence we can get that 2 theta is actually equal to 180 minus 60, which gives 2 theta is equal to 120, which means theta must be equal to 60. And since theta is 60, both of these are theta only, right? So इसलिए फिर यहाँ पे ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और ये भी याद करो कि किसी भी ट्रायंगल के तो तीनों एंगल्स अगर 60 60 60 बनते हैं तो वो हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और उस एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल द साइड ऑल द थ्री साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट? सो इसलिए अगर ये 20 है और ये 20 है तो जरूर ये भी 20 होगा। तो इसलिए फिर ये जो थर्ड साइड हमको मिल रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी है और वो भी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही मिल रहा है। तो इसीलिए देखा जाता कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल इक्विलैटरल तो है और उसका जो थर्ड साइड है वो हमको 20 डिग्री मिल रहा है। चलो ठीक है, समझा ठीक से? इज देयर एनी डाउट अगेन? ओके, तो हमने ये जो है चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द acceleration. So we have to accept that whenever a body changes its direction, its motion is always supposed to be accelerated. It's not a uniform actually, it is accelerated, and the acceleration in that case have to be found out by using vector methods, not the normal regular methods. Okay, तो अभी हम यहाँ पे देखो हम मोशन इन प्लेन कर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टिकल जो है वो किसी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से अगर गुजरता है, मान लो ऐसे रास्ते से वो गुजर रहा है, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे कि समझो ये उसका रास्ता है, ऐसे किसी भी एक रास्ते से वो मूव करता है। तो इस समय का जो उसका वेलोसिटी होगा वो तो उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा कि नहीं? ये देखो इस समय इस तरफ वो टेंजेंशियल होगा, चलो ठीक है। और यहाँ पे अगर थोड़ा देर के बाद अगर हम देखेंगे उसको, यहाँ पे अगर देखेंगे उसका वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, तो पता चलेगा कि उसका जो वेलोसिटी उस समय होगा वो एक्चुअली उस समय की टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा जरूर। देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी हम निकालते हैं तो वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये देखो ये हो गया उसका वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। ओके, सो अगर अगर हमने इसको v बार मान लिया, इस समय का जो उसका वेलोसिटी है उसको हमने सपोज v बार मान लिया, ठीक है? और इस समय का जो उसका वेलोसिटी है उसको हमने v डैश बार मान लिया। v डैश बार मतलब फाइनल वेलोसिटी। ओके, देन हाउ विल यू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी हियर? तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे यहाँ पे? उसके लिए देखो यहाँ पे ठीक से हमको इसको थोड़ा जूम करके अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक से। इफ वी हैव to find out the change in velocity here, then just lift this v dash here and put it here. तो इस v dash को या v को उठा के यहाँ पे रखो, कोई भी चलेगा, दोनों में से कुछ भी करेंगे तो भी चलेगा। either put this v bar at this point here, तो यहाँ पे देखो ये जो बनेगा हमारा ये वेक्टर जो है वो v बार बनेगा, करेक्ट है? या तो फिर इसको उठा के यहाँ पे रखो, दोनों में से कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलो लेकिन अभी यहाँ पे कैसा जगह नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे इस वी बार को उठा के यहाँ पे रखेंगे। चलो ठीक है, ये हमारा वी बार हो गया। अभी अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर अगर हम एक ड्रॉ करेंगे सपोज, तो वो वेक्टर जो है वो एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगा। ये देखो ठीक से यहाँ पे, तो ये है हमारा वी बार, ये इस तरफ का जो वेक्टर है वो वी डैश बार है, राइट? तो ये जो बीच वाला वेक्टर जो है ना, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये जो है ये एक्चुअली डेल्टा वी बार कहलाएगा, डेल्टा वी बार। समझा क्या ठीक से? क्या किया हमने? हाउ वी हैव फाउंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी हियर? तो अभी सपोज हमने यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी तो चलो निकाल लिया, नो डाउट। अभी अगर हमने
ये जो चेंज है, ये चेंज अगर होता है सपोज डेल्टा टी इतने टाइम के अंदर, तो हम इस इंटरवल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन आएगा। तो देखो ठीक से, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन दैट केस विल एक्चुअली बी, देखो, yes, the acceleration in that interval will actually be defined as a bar is equal to delta v bar upon delta t. Okay, डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा टी, ये बन गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। देखो ठीक से, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय दिस डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। But again, the same problem arises here, that if we take the two distinct points like this, so if suppose we call this point as the point A here, and this point is called as B here, then A और B के बीच में जो है डेल्टा T इतना टाइम इंटरवल है, टाइम गैप है, और इसी वजह से ये दोनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट है। और पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होने की वजह से there will be a moderate change in the velocity in this time, and that's why that acceleration will be called as the average acceleration. But actually if we want to find out the acceleration at this point exactly, a point पे अगर हमको acceleration निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट B जो है वो थोड़ा इस तरफ करीब लेना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी के अंदर ज्यादा चेंज ना हो। और B पॉइंट A के करीब जाएगा कब, जब हम फिर से इसका भी लिमिट ले लेंगे, लिमिट एज डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे इस डेल्टा V बार अपॉन डेल्टा T के ऊपर, तो फिर वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड दैट विल बी एक्चुअली डिनोटेड बाय A बार, अदरवाइज A एवरेज उसको हम लिखेंगे, याद रखो ठीक से। और जैसा कि हमको ऑलरेडी पता है कि व्हेनेवर वी टेक दिस लिमिट एज डेल्टा T टेंड्स टू 0 ऑन द रेशियो ऑफ डेल्टा V बार टू डेल्टा T, we arrive at that derivative, and hence we can say that here acceleration A bar can be defined as dV bar by dt, remember, and this is the reason why the acceleration is expressed as the derivative of velocity। okay, तो acceleration का जो formula है, acceleration जो है वो velocity का derivative इसी reason की वजह से है। तो क्या reason है इसमें? We will have to consider the limit as delta T tends to 0 here, and because of that limit delta T tends to 0, this ratio in the limiting case takes the form of derivative, which can be found out separately in mathematics। उसके जो अलग अलग फॉर्मूले हमने देखे थे वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी अप्लाई होंगे जरूर, बट लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के टाइम ही अप्लाई होंगे, याद रखो ठीक से। whenever we have to find out the instantaneous acceleration, we have to use this formula, otherwise if you want to find out the average acceleration then we'll have to use this formula। okay, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एवरेज एक्सेलरेशन हमको अगर चाहिए तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए एवरेज एक्सेलरेशन को हम AAV से डिनोट करेंगे, चलेगा ना? AAV मतलब क्या? एवरेज, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए द टोटल चेंज इन वेलोसिटी व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड टू बी V बार माइनस U बार, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। और जो टाइम इंटरवल है तो उसको हम T भी लिख सकते हैं, नो डाउट। या कभी कभी जो कोई टेक्स्ट बुक के अंदर जो फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का वो ऐसा भी लिखा जाता है, ये देखो ठीक से। तो उसको हम लिखेंगे V2 बार माइनस V1 बार अपॉन T2 बार माइनस T1 बार। बात तो एक ही हो गई, लेकिन ऐसा बोलो या ऐसा लिखो, फॉर्मूला तो वो सिर्फ नोटेशन अलग है, सिंबल्स अलग अलग है, बाकी मीनिंग में तो कुछ बदलाव है ही नहीं, मीनिंग एक ही है। इवन इसका भी मीनिंग वही है, समझा ठीक से। ये जो डेल्टा T है that is just a replacement for T2 minus T1 here, right? And this delta V bar is just a replacement for V2 bar minus V1 bar here, correct है? So and but remember, but this acceleration, instantaneous acceleration can never be found out to be a ratio by using a ratio। तो ये instantaneous acceleration जो है वो कभी ratio नहीं होता है, वो actually limit of ratio हुआ करता है। When we take the limit of the ratio of delta V bar to delta T as delta T tends to 0, then and then only we can arrive at the instantaneous acceleration, which happens to be the derivative of velocity vector with respect to time। So एक बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर फिट करो
कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैन नेवर बी फाउंड आउट एक्सेप्ट डेरिवेटिव. ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए डेरिवेटिव के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है. ठीक है, याद रखो ये बात ठीक से. कभी भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तुमको 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के मेथड से कभी नहीं मिलेगा. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुमको डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा. तो याद रखो ठीक से, डेरिवेटिव इज अ स्पेशली constructed branch of mathematics which is used to find out the rate of change of one quantity with respect to another, and it is excessively used to find out the acceleration, instantaneous acceleration, if we know the velocity, remember. Okay. Okay, Atharva is asking a doubt that, but how will you find out the angle between the vectors v and v dash? Very good. देखो यहाँ पे अभी अभी हम यहाँ पे थियोरेटिकली काम कर रहे हैं, बराबर, थियोरेटिकली. तो अभी अभी ना हमको इस कर्व का नेचर पता है, ना इस पाथ का कोई इक्वेशन पता है, ना ही हमको किसी ये टाइम इंटरवल एग्जैक्ट कितना है वो पता है, कुछ भी पता नहीं है. तो ऐसा कोई ऐसा एकदम स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि जिससे हम ये एंगल निकाल सके, ये एंगल इनके दोनों के बीच में कितना है वो निकाल सके. बट अभी देखो, बट इसमें एक बहुत बड़ी बात समझने जैसी ये है कि v बार और v डैश बार इन दोनों के बीच में का एंगल बिना फाइंड करके भी तुम इन दोनों के बीच में का डिफरेंस निकाल सकते हो. अभी आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, v बार और v डैश बार इन दोनों के बीच में का एंगल हमको पता नहीं है, फिर भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में का, सिर्फ तब जब हम v बार को और v डैश बार को अगर i बार और j बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तब. ओके, यस अथर्व. ओके, तो देखो ठीक है यहाँ पे कि v बार और v डैश बार इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वो हमेशा हमको पता होना जरूरी नहीं है. अगर वो नहीं भी है हमको पता, तभी भी हम इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो वैसे भी निकाल सकते हैं. तो वो समझने के लिए तुमको 4-5 एग्जांपल्स करने पड़ेंगे. सो वो हम अभी करने वाले ही है. चलो, तो मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ जो तुमको सॉल्व करना है. देखो ठीक से, ओके, टेक डाउन अ क्वेश्चन. देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम, देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. देखो, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ. in suppose 10 seconds, find average acceleration. Yes, just try to find out. देखो ठीक से, the velocity of a particle changes from 20 meter per second due east to 30 meter per second due north in 10 seconds. Find the average acceleration. Just do it yourself fast. Okay, टाइम हो गया क्या? ठीक है, टाइम तो हो गया वैसे, बट फिर भी चलो ट्राई करो.
या कल करें? यस, नो आंसर? अच्छा चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। देखो ठीक से, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या दिया उन्होंने? इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है? ईस्टवर्ड्स, और वो भी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो we will have to express it in this way. See here, it is expressed as a vector which is directed in x direction and its magnitude is 20 meter per second. Okay, so we can call it as u bar. चलो ठीक है, u bar is expressed as 20 I bar. अभी आप पूछेंगे where this I bar came from? I bar कहाँ से आया? क्योंकि it's given that it is towards east, right? तो ईस्टवर्ड्स मतलब क्या? अगर हम ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं और वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो प्लेन में डायरेक्शन, चार डायरेक्शन तो तुमको पता है कि नहीं कैसे होते हैं? तो इस तरफ ईस्ट होता है, राइट? इस तरफ वेस्ट, इस तरफ फिर नॉर्थ, और इस तरफ होता है साउथ। करेक्ट है? तो ये सारे डायरेक्शंस है। तो अभी इसमें अगर उन्होंने बोला है कि 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मतलब जरूर वो वेक्टर इस तरफ होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। और हमको ऑलरेडी पता है कि आई बार इज गोइंग टू बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट एज 20 आई बार। ओके, अभी देखो दूसरा जो वेक्टर है वो हमको दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। करेक्ट है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, तो कैसे बनेगा वो वेक्टर बताओ? ये देखो, ये बन गया उसका वेक्टर, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये वेक्टर बन गया। तो जिसको हम बोलेंगे v बार, विच इज अ फाइनल वेलोसिटी विच इज गोइंग टू बी 30 j बार। ओके, क्योंकि नॉर्थ मतलब ऊपर तरफ, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जिस तरफ i बार होता है, याद करो। ठीक है, तो अभी ये बन गए v बार और i बार। अभी मुझे बताओ, अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? देखो, एक्सेलरेशन a बार इज ऑलवेज इक्वल टू v बार माइनस u बार अपॉन t। जस्ट अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था। तो देखो v बार कितना है? 30 i बार, सॉरी j बार, करेक्ट है? 30 j बार। एंड व्हाट इज u bar? U bar, see it here, it's 20 I bar, right? So this is 20 I bar, and that is to be divided by 10. That is the time. So what can we say? What is the acceleration in magnitude and direction? So the acceleration is going to be actually, अगर हम ये separate out करेंगे तो हमको मिलेगा 30 upon 10 into j bar minus 20 upon 10 into I bar, so that this 0 gets cancelled, and here again 0 gets cancelled, and what we are left with is acceleration vector is j bar minus I bar, which can also be written as acceleration vector is a bar is equal to minus I bar plus j bar. That's all. See it here. So this is actually going to be the acceleration in this system. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमको मिल गया, जो कि माइनस आई बार प्लस जे बार के बराबर है। और अगर उसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए एक्सेलरेशन का, तो इजी है। तो मॉड ऑफ ए बार कैन बी फाउंड आउट टू बी रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, so that we get this as root of 1 plus 1 means it is root 2 only. So we get that this acceleration vector which is going to be equal to root 2 meter per second square. देखो ठीक से, so root 2 meter per second square, this is going to be actually the acceleration. समझा क्या ठीक से? और अभी यहाँ पे देखो कि अगर हम ये अगर यूज करते थे
अगर हमारा नॉर्मल वाला मेथड भी अगर यूज करते थे, ये हमारा ईस्टवर्ड डायरेक्शन और ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, तो ये 30 मैग्नीट्यूड का है और ये 20 मैग्नीट्यूड का है। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको ये चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। और चेंज इन वेलोसिटी कौन सा वेक्टर मिलेगा, ये देखो ये वाला वेक्टर मिलेगा, this will be the change in velocity, and this can be found out by using the, if suppose we call it as delta v here, then delta v can be found out by using Pythagoras theorem, because we know that delta v square is actually going to be equal to 20 square plus 30 square, करेक्ट है, जिससे हमको मिलता है, अब देखो 20 का स्क्वायर कितना बन गया 400, राइट, 400 प्लस 30 का स्क्वायर कितना बन रहा है, वो बनता है 900, राइट। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 3 आएगा ना यहाँ पे, 3j बार और यहाँ पे 2i बार आएगा, तो यहाँ पे 2i बार और 3j बार आएगा, करेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3, जिससे वो एक्चुअली 4 और 9 करके वो 13 बनेगा एक्चुअली। Acceleration will actually be equal to root of 13, okay, which can be obtained by this method also here। तो देखो यहाँ पे 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा v जो है वो कितना बनने वाला है 1300, करेक्ट है। दिस इज गोइंग टू बी द, अच्छा डेल्टा v स्क्वायर है ना, लेकिन ये तो डेल्टा v स्क्वायर अगर इतना है तो फिर डेल्टा v सिर्फ कितना आएगा, उसका स्क्वायर रूट, बराबर। तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो देखो डेल्टा v only can be written to be root of 1300, where this 1300 can be written as root of 13 into 100, and 100 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 10, so we can write it as 10 into root 13, करेक्ट है। तो ये तो चलो डेल्टा v बन गया, बट वी वांट एक्सेलरेशन, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है ऑलरेडी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, करेक्ट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विल एक्चुअली बी इक्वल टू डेल्टा v which is going to be 10 root 13 divided by delta t, the time, how much is the time given here is 10 seconds, so if we divide it by 10 here, then this 10 just gets cancelled and we are left with simply root 13 meter per second square. This is actually going to be the acceleration from our normal method, जो हमने अभी देखा था वो मेथड से भी हमको वही आंसर मिल रहा है, और ये जो वेक्टर मेथड हमने यूज किया यहाँ पे तो उससे भी हमको वही आंसर मिल रहा है, देखो ठीक से, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो इस स्क्रीन का, फिर हम रुकते हैं यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल स्टॉप हियर, बट ये रिवाइज करो, ओके।